Hello everyone, you are watching IELTS Fever channel and this is Manpreet as your IELTS trainer. I hope कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव और आइलेट्स रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर जो किसी और चैनल ने नहीं बताई होंगी, जो आपको फर्स्ट टाइम में ही आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल का हिस्सा हैं, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। और अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जितनी हम हेल्प दूसरों की करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आइलेट्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में। टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए, इफ़ेक्टिव वे में इंट्रोडक्शन क्यों लिखी जाए और कैसे लिखी जाए। लिखना क्यों है इंट्रोडक्शन इफ़ेक्टिव वे में? उसका रीज़न है कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। कि आपकी अगर इंट्रो बहुत अच्छे से प्रेजेंट की होगी तो वो आपका ओवरऑल जो है बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। क्यों का तो रीज़न क्लियर हो गया ना। अब लिखनी कैसे है वो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बात आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद चाहे कोई स्टूडेंट बेसिक भी ना जिसको पता हो आइल्स का, या फिर जो स्टूडेंट अभी अभी नया नया आइल्स करने लगा है, आज की वीडियो देखने के बाद वो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से और बेकमाल लिख लेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो के एंड में जो है आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लिखनी कैसी है। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है वो ये है कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, वो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाने हैं, उनके इंट्रोडक्शन लिख के देखने हैं, यानी कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला आइलेट्स में। अगर बहुत सारे चैनल्स ऐसे होंगे जो कह देंगे कि हाँ हम आपको टिप्स बताते हैं, हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि ऐसे कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आज की वीडियो को फुल देखो, पूरा एंड तक देखो। जब आपको समझ आ जाए इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 स्टेटमेंट उठानी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, और उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको लिख के। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन बना के है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको वो कमेंट सेक्शन में चेक करके आपकी क्या एरर्स हैं, क्या मिस्टेक हैं, आपने सही लिखा है या नहीं, वो आपको करेक्ट करके बता देंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक आपको पता है कि वर्ड लिमिट टास्क 1 की 150 वर्ड्स होती है और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। आपके पास टाइप आते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किस तरह की इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, चाहे कोई भी आपको टास्क 1 आ जाए, चाहे लाइन आ जाए, बार, पाई, टेबल, डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट, चाहे कोई भी टास्क 1 आ जाए, आज की वीडियो के बाद इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे बहुत जल्दी। चलिए, आपको पता है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर ओवरऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वे कि कैसे लिखी जाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। क्या करना होता है कि इट डज नॉट मीन कि आपको कॉपी करनी है सारी स्टेटमेंट। आपको उसमें से वर्ड उठाने हैं, उनको पैराफ्रेज करना है, जिसे आप रीफ्रेज कहते हो, पैराफ्रेज करके लिख देना है। कैसे करना है एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ग्राफ बिलो शोज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूएसए एंड जापान बिटवीन मार्च 1993 टू 1999। अब उन्होंने कहा है कि ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या शो कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट शो कर रहा है कहाँ पे? यूएसए और जापान में। ठीक है, अब डेट हमें दी हुई है 1993 टू 1999। अब 3 चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है।
किसके बारे में है ग्राफ, टाइमिंग क्या है, और कंट्रीज और या सिटी या फिर किस पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है, किसके बारे में है ग्राफ। सो हियर ग्राफ इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड। किसके बारे में है, वो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, कहाँ पर, यूएस और जापान में, और टाइमिंग आपको दी हुई है ओवर 6 ईयर्स। अब 1993 से 1999 तक कितने बन गए, 6 ईयर। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन इस तरह बनेगी, द चार्ट कंपेयर्स, शोज की जगह पर यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया है, 1 सेकेंड। अब देखिए शोज की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया है, कंपेयर, ठीक है। वहाँ पे क्या था हमारे पास, द ग्राफ बिलो शोज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पर हमने कर दिया द चार्ट कंपेयर द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड। अब वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड पीपल दिया था उसको कन्वर्ट करके हमने लिख दिया है, पैराफ्रेज करके, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड इन यूएस एंड जापान 1993 to 1990 over the a period of 6 years from this to this, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन था, यहाँ पर चेंज करके कर दिया है फ्रॉम टू, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, इसी को किस और वे में लिख सकते हो आप, द ग्राफ, अगर बार ग्राफ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो द बार ग्राफ, द लाइन ग्राफ, और द टेबल चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। द ग्राफ चार्ट or the graph shows information about how many people were unemployed। क्या शो कर रहा है कि कितने परसेंटेज पीपल की जो है वो अनएम्प्लॉयड है इन यूएसए एंड जापान ओवर 6 years पीरियड बिटवीन 1993 to 1999, ठीक है। टाइम हो गया, किसके बारे में है और किस शहर के बारे में है वो क्लियर है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप लिख सकते हो। अगर आपको पैसिव में लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में आ जाएगा, द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु वर unemployed, the information about the people who were unemployed in USA and Japan between 1993 to 1999 is depicted। जो ये लाइन थी हमारी, ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन शोज बाय द रेंडर्ड बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी है वो लिख दोगे आप। द डाटा हैज़ बिन कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, ये आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज दी गई है। अगर आपको रुपीज़ दी गई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रुपीज़, अगर आपको किलोमीटर्स या कुछ भी वटेवर जो भी दिया गया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये है एक तरीका कि आप इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सको। सो 3 तरीके हैं, आप तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उस वे में अपनी लिख सकते हो। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हाँ एक्टिव में लिखें या पैसिव में लिखें। देखो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर पैसिव में लिखते हो तो ज़्यादा मतलब चांस होता है कि वो इफेक्टिव लगता है, बट अगर आप एक्टिव में भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर क्या है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको 1 to 2 लाइन्स में कंप्लीट करनी है विदाउट कॉपी नहीं करना सबसे पहली बात। अच्छा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। थर्डली क्या होना चाहिए कि जो इसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ लिखने वाले हो उसमें आपको वेरिएशन शो करनी है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने हैं। तो उसकी वीडियो भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो बने रहें चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर आपको नेक्स्ट में भी वीडियो जब भी मिलेगी आपको नेक्स्ट तो ज़रूर मिलेगी। टास्क 1 में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज़ की जाए। सो अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर सपोज कि हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है, द चार्ट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर टू ऑस्ट्रेलिया 2002-2008, summarize the information by selecting the reporting the main features and making comparison। So अब इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, विजिटर्स, यानी कि वो ट्रेवलर्स, वो पर्सन जो ट्रेवल करते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में 2000 से लेके 2008 के बीच में। तो चलिए बनाते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। द ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी पीपल विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे
वहाँ पे 6 ईयर थे, 2000 से 2008 में कितने हैं, 8 हैं, तो ओवर 8 ईयर्स बिटवीन दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बिलीव मी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कार सेल्स इन यूएसए, कितनी कार सेल हुई हैं 2000 से लेके 2010 में, यानी कि 10 ईयर हैं, तो 10 ईयर्स को आप अ डिकेड भी लिख सकते हो। द ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी कार सोल्ड इन यूएसए ओवर अ डिकेड फ्रॉम दिस टू दिस, और बिटवीन, बिटवीन उन्होंने ऑलरेडी अगर दिया हुआ है तो आप फ्रॉम कर दो, अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो आप बिटवीन कर सकते हो। तो चलिए हो गया क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो शोज की जगह पे, द ग्राफ इलस्ट्रेट डाटा अबाउट द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन यूएसए ओवर 10 ईयर्स बिटवीन दिस टू दिस, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि उनको हम काउंट कर सकते थे, वो काउंटेबल थिंग्स थी, जैसे कार हो गई, ठीक है, डीवीडीज हो गई, या फिर यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पीपल हो गए, तो इनको आप काउंट कर सकते हो। तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था हाउ मैनी, ठीक है। अगर टॉपिक में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अगर टॉपिक में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए लाइक मनी, ठीक है, मिल्क, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको हाउ मैनी की जगह पर यूज़ करना है हाउ मच, या फिर द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, द ग्राफ shows the information about how much money was earned by 3 bakeries in London, कि suppose कि money earned by 3 bakery in London, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। The graph shows information about how much money was earned by 3 bakeries in London over a decade between this to this, ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसी को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हाउ मच लिखा है, हमने आपको सेकंड ऑप्शन दी है द अमाउंट ऑफ, तो आप कैसे लिख सकते हो, द ग्राफ हाईलाइट्स डाटा अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी विच वाज अर्न बाय 3 बेकरी ओवर 10 ईयर्स बिटवीन 2000 एंड 2010। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉफ़ी प्रोडक्शन इन कीनिया, कि कॉफ़ी की प्रोडक्शन की गई कीनिया में। अब 1999 से 2006 तक का दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉफ़ी जो है वो अनकाउंटेबल है आपका, तो आप कैसे लिखेंगे, द ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच कॉफ़ी वाज प्रोड्यूस्ड इन कीनिया, about how much coffee was produced in Kenya between this and this, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो द ग्राफ हाईलाइट्स द डाटा अबाउट द अमाउंट ऑफ poppy seeds which was produced in Kenya over a 7-year period between this and this। आपको जो स्टेटमेंट, मतलब दो एग्जाम्पल दिए हैं, आपको जिस तरह से लिखने में कंफर्टेबल हो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और किसी भी एक स्टाइल में आप अपनी मास्टरी जो है वो बना लें, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। क्योंकि पता क्या होता है कि हम ज़्यादा कुछ ट्राई करने की, आज ये लिख के देख लिया, अच्छा ये स्टाइल में मेरे 5.5 आ रहे हैं, ठीक है मैं अपना स्टाइल चेंज करके देखता हूँ दूसरे में। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए, जो आपको इसमें से पसंद आ रहा है, एक्टिव का या पैसिव का जो भी है, उसे फॉलो कर लीजिए और उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। क्योंकि जब आप एक को ही बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपकी परफेक्शन हो जाती है और उसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सो विदाउट कन्फ्यूज़न, इधर उधर जाने की बजाय, बार बार अपना स्टाइल बदलने की बजाय, दूसरों को अडेप्ट मत करो, दूसरों को कॉपी मत करो। मेन मकसद क्या है आइल्स का? आइल्स का मकसद क्या है कि आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है कि आप में कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को लिखने की, किसी लैंग्वेज को अच्छे से समझने की, तो वो चेक करना है।
दूसरों का लेवल में भी कुछ और होगा, आपका लेवल कुछ और होगा। सो आपको अपने आप को खुद को सेल्फ जज करना है और सेल्फ जज करके अपने में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, चलो बातें बाद में करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी सेल्स। डीवीडी सेल की गई। अब डीवीडीज को तो आप गिन सकते हो ना कि 1 2 3 100,000 कितनी सेल की है। तो क्या आएगा यहाँ पे, द ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी डीवीडीज वर सोल्ड अब इन यूके एंड यूएसए बिटवीन दिस एंड दिस। आई होप कि अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द ग्राफ शोज डाटा अबाउट द नंबर ऑफ डीवीडीज। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, जो अनकाउंटेबल थे, द अमाउंट ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ डीवीडीज विच वर सोल्ड इन यूके बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, सो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बना हुआ है बट मैं आपको नहीं बताने वाली, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप 2-3 और क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है चॉकलेट प्रोडक्शन कोलंबिया। कोलंबिया में चॉकलेट की प्रोडक्शन हुई है 1997 टू 2007 तक है। तो इसका जो है आपको इंट्रोडक्शन बनानी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिसे हम चेक करके बताएंगे और हमें पता चलेगा कि वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से बनानी आ गई। अगर आज की वीडियो के बाद भी किसी स्टूडेंट का, वैसे तो मुझे पता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आज के बाद इंट्रोडक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर फिर भी किसी 1% स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी रह जाए तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि हर पर्सन जो है उसका लेवल कुछ अलग होता है समझने का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कुछ चीज़ माइंड से रह गई है, आपको डाउट है किसी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं वो बात, और हम ज़रूर उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी आपके साथ कि आप दूसरों को कॉपी करने की बजाय अपने में इम्प्रूवमेंट करें। इसका मेन मकसद क्या है, देखो जब आप जाते हो ना सेंटर्स में, तो क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन होता है आपका दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो आपको लगता है कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है और उसके 6.5 आ गए। ठीक है, दूसरों का स्टाइल अडेप्ट करो, नो डाउट, उनका स्टाइल लो, बट अपना मत खराब करो। जिसमें आपकी परफेक्शन है ना, उसे मत छोड़ो। अगर आप अपना परफेक्ट छोड़कर दूसरों की तरफ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एग्जाम्पल दे के आपको समझाएं कि रीडिंग है, रीडिंग में किसी को जो है क्वेश्चन फाइंड आउट ईजिली होते हैं कि वो पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वो जो है स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर आंसर ढूंढते हैं। पर किसी का स्टाइल ऐसा है कि पहले वो क्वेश्चन को रीड आउट करता है, उसके बाद पैराग्राफ पे जाता है। तो हर पर्सन का स्टाइल अपना अपना है। अब आपको चेक ये करना है कि आपका स्कोर किस स्टाइल में ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जिस स्टाइल में आपका ग्रैस्पिंग पावर आपकी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आपको आंसर जल्दी से फाइंड आउट हो रहे हैं, आपको उस टेक्नोलॉजी पे, उस टेक्निक पे, उस ट्रिक पे आपको काम करना है। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि हाँ कि पहले पैसेज पढ़ो फिर। अच्छा, अब बहुत से सेंटर वाले क्या करते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग फाइंड आउट करनी है, तो आपको पहले 2 लाइन्स पढ़नी है और लास्ट की 2 लाइन्स पढ़नी है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। हर केस में ऐसा नहीं होता। स्पेशली मैं कहूँ तो मुझे तो कभी भी ऐसे आंसर नहीं मिले। मैं हमेशा क्विकली जो है उसे स्कैन करती हूँ पैराग्राफ को, उसके बाद आंसर मिलता है। अब मेरा स्टाइल कुछ और है, हो सकता है कि आपका स्टाइल कुछ और हो। तो अपने आप को जज करना, एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। राइटिंग जो आज हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन, ये आपको बताने का मतलब ये था कि आप इसमें से किसी मतलब अलग अलग तरह से इंट्रोडक्शन लिख के प्रैक्टिस कीजिए, पर जिसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करो वो वाली आपको पिक करनी है एक स्टेटमेंट, और उसके कम से कम आपको 5 मिनिमम 5 जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट उठानी है और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि आपको उसमें परफेक्शन हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको कोई स्टेटमेंट मिलेगी तो आप चुटकियों में जो है वो इंट्रोडक्शन लिख लोगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोचने की कि अच्छा अब इसको पैराफ्रेज कैसे किया जाए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो थम्स अप, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और की हेल्प हो सके। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं आपको वहीं से मिलने वाली है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।